हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसे फॉरेक्स या एफएक्स मार्केट भी कहा जाता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट है जहां करेंसीज की बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज होता है। ये दुनिया भर के करेंसीज के ट्रांजैक्शंस का सेंटर है। ये एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है और इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को ईजी बनाता है। इसके बिना ग्लोबल बिजनेस और कैपिटल फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाता। एक्सचेंज रेट रिस्क करेंसी एक्सचेंज रेट्स के अप डाउन से होने वाले फाइनेंशियल लॉस का रिस्क है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले फर्म्स और इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करता है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी से प्रॉफिट्स या इन्वेस्टमेंट्स को डैमेज कर सकता है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट आता है ग्लोबल ट्रेड। देखो, ग्लोबल ट्रेड के लिए एफएक्स मार्केट करेंसी कन्वर्जन को पॉसिबल बनाता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए। ये एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये इंटरनेशनल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कैपिटल फ्लोज को सपोर्ट करता है। इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करना ईजी होता है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। हेजिंग टेक्निक्स करेंसी वोलेटिलिटी से प्रोटेक्शन देती हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। ये फर्म्स को एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से बचाता है। चौथा आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो, एफएक्स मार्केट मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करता है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डिसीजंस पे असर डालता है। अब मैं इसको अगर आपको एग्जांपल दूं तो 2025 में एक इंडियन एक्सपोर्टर यूएस सेल से यूएस डॉलर्स अर्निंग्स को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करता है और एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेज करके प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये रियल वर्ल्ड में एफएक्स मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रक्चर और पार्टिसिपेंट्स का। देखो, फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, जिसका डेली टर्नओवर 2025 में 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है। ये ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए सेंट्रल हब है। ये 24/7 चलता है और मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो में ऑपरेट होता है। इससे ग्लोबल करेंसीज का नॉन स्टॉप ट्रेडिंग पॉसिबल होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहला आता है इसमें इंटर बैंक मार्केट। इंटर बैंक मार्केट में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बड़े वॉल्यूम्स में करेंसीज ट्रेड करते हैं। ये फॉरेक्स मार्केट का कोर है, जहां बल्क ट्रांजैक्शंस होते हैं। फिर आती है रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में ब्रोकर्स, कॉरपोरेशंस और इंडिविजुअल्स छोटे अमाउंट्स में ट्रेड करते हैं। ये स्मॉलर प्लेयर्स के लिए असेसिबल है। यहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ब्लूमबर्ग और ईबीएस ट्रांजैक्शंस को डोमिनेट करते हैं। ये फास्ट और एफिशिएंट ट्रेडिंग के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। पार्टिसिपेंट्स में सबसे पहले आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्लाइंट्स के लिए करेंसी ट्रेड फैसिलिटेट करते हैं, जैसे एचएसबीसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। ये बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए फॉरेक्स सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक करेंसीज को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरवेन करते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मार्केट वोलेटिलिटी कंट्रोल करते हैं। फिर बात करते हैं कॉरपोरेशंस की। कॉरपोरेशंस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेक्स में इंगेज होते हैं, जैसे इंडियन एक्सपोर्टर्स लगा लो। ये इंटरनेशनल बिजनेस के लिए करेंसी एक्सचेंज करते हैं। इन्वेस्टर्स और हेज फंड्स आते हैं नेक्स्ट। इन्वेस्टर्स और हेज फंड्स करेंसी के मूवमेंट्स पे स्पेकुलेट करते हैं। ये प्रॉफिट्स के लिए मार्केट ट्रेंड्स का फ़ायदा उठाते हैं। फिर रिटेल ट्रेडर्स आते हैं। रिटेल ट्रेडर्स इंडिविजुअल्स होते हैं जो ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेड करते हैं। ये स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स के लिए फॉरेक्स मार्केट का सक्सेस है। अगर एग्जांपल दूं, एक इंडियन फर्म आईसीआईसी बैंक के थ्रू यूएस डॉलर पेमेंट्स को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करती है इंपोर्ट्स के लिए। ये फॉरेक्स मार्केट के प्रैक्टिकल यूज़ का एग्जांपल है। अब आगे आती है टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। इसमें जो सबसे पहले आती है वो आती है स्पॉट ट्रांजेक्शन। देखो, स्पॉट ट्रांजेक्शन में करेंसीज का इमीडिएट एक्सचेंज होता है, जो 2 दिन के अंदर सेटल होता है। ये क्विक और डायरेक्ट करेंसी डील्स के लिए होता है। अगर एग्जांपल दूं, एक इंडियन इंपोर्टर $1 मिलियन को ₹83 यूएस डॉलर के रेट पे खरीदता है इमीडिएट डिलीवरी के लिए। ये स्पॉट ट्रांजेक्शन का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन।
फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में फ्यूचर डेट पे फिक्स रेट से करेंसीज एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट होता है। ये फ्यूचर के एक्सचेंज रेट से बचाता है। अगर एग्जांपल दूं, एक फर्म 3 महीने बाद ड्यू पेमेंट के लिए $85 का रेट लॉक करती है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकल यूज़ दिखाता है। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक्सचेंज रेट जैसे CME ग्रुप पे ट्रेड होते हैं। ये रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक हेज फंड यानी $या इंडियन रुपी फ्यूचर्स खरीदता है रुपी के डेप्रिसिएशन पे स्पेकुलेट करने के लिए। ये फ्यूचर ट्रेडिंग का बेस्ट एग्जांपल है। फिर आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में करेंसीज को स्पेसिफाइड रेट पे एक्सचेंज करने का राइट होता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो एक एक्सपोर्टर $को ₹84 पर $, पे सेल करने के लिए कॉल ऑप्शन खरीदता है। ये एक्सचेंज रेट रिस्क हैज करने का बेस्ट एग्जांपल है। फिर आते हैं स्वैप्स। स्वैप्स में स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स एक साथ होते हैं कैश फ्लोस मैनेज करने के लिए। ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल नीड्स के लिए यूज़ होते हैं। लाइक अगर एग्जांपल दूं, एक फर्म आज $, को इंडियन रुपी में स्वैप करती है और 6 महीने बाद रिवर्स करती है। ये कैश फ्लो मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब मैं यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, दैट इज स्टेप्स ऑफ एक्सपोर्ट। स्टेप्स ऑफ एक्सपोर्ट, फैक्टरिंग, ऑपरेशंस। ये मैं आपको स्टेप्स करवाने जा रहा हूँ। देखो, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिसमें एक्सपोर्टर अपने रिसीवेबल को फैक्टर को बेचता है ताकि कैश फ्लो इम्प्रूव हो। ये एक्सपोर्टर के लिए क्विक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जो इसका करेक्ट आंसर था, जो ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीक्वेंस से है हिसाब से सबसे पहले सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर गुड्स शिपमेंट और इनवॉइस, फिर कैश एडवांस, फिर इनवॉइस ट्रांसफ़र और लास्ट आता है पेमेंट कलेक्शन। ये एक्सपोर्ट फैक्टरिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसको अब सबसे पहले डिटेल में करते हैं। देखो, सबसे पहले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और पेमेंट और डिलीवरी टर्म्स पे एग्री करते हैं। फैक्टरिंग प्रोसेस का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्सपोर्टर गुड्स शिप करता है और इनवॉइस एक्सपोर्ट फैक्टर को सबमिट करता है। ये रिसीवेबल मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। फिर नेक्स्ट एक्सपोर्ट फैक्टर एक्सपोर्टर को रिसीवेबल के अगेंस्ट कैश एडवांस देता है जब तक इंपोर्टर से पेमेंट नहीं मिलता। एक्सपोर्टर के लिए इमीडिएट लिक्विडिटी ये चीज़ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपोर्ट फैक्टर इनवॉइस को इंपोर्ट फैक्टर को ट्रांसफ़र करता है जो क्रेडिट रिस्क लेता है और रिसीवेबल का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये रिस्क और कलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करता है। लास्ट स्टेप है इंपोर्ट फैक्टर इंपोर्टर को इनवॉइस प्रेजेंट करता है, पेमेंट कलेक्ट करता है और एक्सपोर्ट फैक्टर को प्रोवाइड करता है। ये फैक्टरिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है, यानी फाइनल स्टेप। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। देखो, एक्सचेंज रेट सप्लाई और डिमांड से डिसाइड होते हैं जो कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये मार्केट डायनामिक्स का रिजल्ट होता है। सो इसमें सबसे पहले जो आते हैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर वो है इंटरेस्ट रेट। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कैपिटल अट्रैक्ट करते हैं जिससे करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। इन्वेस्टर्स हाई रिटर्न वाले कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक 2025 में इंडिया का 7 to 8% रेपो रेट इंडियन रुपी के एप्रिसिएशन को सपोर्ट करता है। ये फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज को बूस्ट करते हैं। फिर आती है इन्फ्लेशन। कम इन्फ्लेशन करेंसी की परचेजिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। ये करेंसी का रियल वैल्यू बढ़ाती है। लाइक इंडिया का 4 से 5% इन्फ्लेशन 2025 में इंडियन रुपी और $, के अगेंस्ट स्टेबलाइज करता है। ये करेंसी स्टेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है। फिर आता है ट्रेड बैलेंस। एक्सपोर्ट सरप्लस करेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं जबकि ट्रेड डेफिशिएंट उसको वीक करते हैं। ये कंट्री के ट्रेड परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। लाइक एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो इंडिया का ट्रेड डेफिशिएंट इंडियन रुपी पे डेप्रिसिएशन का प्रेशर डालता है। ये ट्रेड इम्बैलेंस का इम्पैक्ट को दिखाता है। फिर आता है स्पेकुलेशन। मार्केट के एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को ड्राइव करते हैं। स्पेकुलेटर्स करेंसी मूवमेंट्स पे बेट्स लगाते हैं। अगर एग्जांपल दूं, ये 2025 में यूएस रेट हाइक के स्पेकुलेशन इंडियन रुपी को वीक करती है। ये मार्केट सेंटिमेंट का असर है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ PPP की, दैट इज, अब इसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी। देखो फॉर्मूला का इसमें क्वेश्चन आया, ट्रिपल पी फॉर्मूला एक्सचेंज रेट को डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस के रेशियो से कैलकुलेट करता है। ये करेंसीज के रिलेटिव वैल्यू को मेजर करता है। लाइक सिंपल अगर मैं बताऊं, S इज इक्वल टू पी डी अपॉन पी एफ, जहाँ पे जो S है वो एक्सचेंज रेट है, पी डी डोमेस्टिक प्राइस है और पी एफ फॉरेन प्राइस है। अगर मान लो एक प्रोडक्ट इंडिया में 1000 और यूएस में $12 का है, तो एक्सचेंज रेट होगा 1000 डिवाइडेड बाय 12, 83.33 US डॉलर। ठीक है जी। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रही हैं। उन्होंने बेसिकली आपको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को मैच करने को कहा था, इसको हम मैच करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, देखो लिस्ट 1 में फॉरेन एक्सचेंज और फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट्स थे और लिस्ट 2 उनके मीनिंग्स थे। ये कॉन्सेप्ट फॉरेन मार्केट के कोर आइडियाज़ हैं। सही मैचिंग के अकॉर्डिंग से अब हम इनको समझते हैं। सबसे पहले जो एक्सचेंज रेट है वो एक करेंसी यूनिट का प्राइस दूसरी करेंसी यूनिट्स के टर्म्स में होता है, डैट इज देयर डिस्क्रिप्शन। जैसे एक US डॉलर 83 इंडियन रुपी ये करेंसी का वैल्यू डिफाइन करता है। एक्सचेंज रेट बताता है कि करेंसी को दूसरी करेंसी के लिए कैसे एक्सचेंज किया जा सकता है। ये फॉरेक्स मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। वही इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर 1 US डॉलर 83 इंडियन रुपी है तो एक्सचेंज रेट US डॉलर का प्राइस इंडियन रुपी में डिफाइन करता है। ये करेंसी कन्वर्जन का एक स्टैंडर्ड है। ये डेफिनेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशंस दोनों के लिए अप्लाई होती है। इसीलिए अब ये बेसिकली ना जो ये चीज़ है ना, ये उन्होंने ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये बताया था। जो ये डेफिनेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन दोनों के लिए ही है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, ये एक्सचेंज रेट का कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करती है। फिर जो सेकंड मैचिंग आती है वो फॉरवर्ड मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में है। देखो फॉरवर्ड मार्केट वो सेगमेंट है जहां ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट के लिए सेटल होते हैं। ठीक है जी, इसको और समझें। ये फ्यूचर एक्सचेंज रेट रिस्क को हैच करने के लिए होते हैं। फॉरवर्ड मार्केट फॉरेक्स मार्केट का एक पार्ट है जहां करेंसीज को स्पेसिफाइड रेट पे फ्यूचर डिलीवरी के लिए बाय या सेल किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूजफुल है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से हैच करते हैं और उनका सेटलमेंट फिक्स फ्यूचर डेट पे होता है। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक की टूल है। फिर आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट आता है। आर्बिट्रेज एक प्रोसेस है जिसमें अलग मार्केट्स में एसेट के प्राइस डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाकर रिस्क फ्री प्रॉफिट्स बनाए जाते हैं। ये मार्केट इनएफिशिएंसी से प्रॉफिट कमाता है। आर्बिट्रेज में एक एसेट या करेंसी को अलग मार्केट्स में एक साथ बाय और सेल करके प्राइस डिफरेंसेस से रिस्क फ्री प्रॉफिट किया जाता है। ये क्विक और सेफ प्रॉफिट का मेथड है। अगर एग्जांपल दूं, जैसे अगर एक करेंसी एक मार्केट में सस्ती है और दूसरे में महंगी, तो आर्बिट्रेटर सस्ता खरीदकर महंगा बेच सकता है। ये रिस्क फ्री प्रॉफिट का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी, आर्बिट्रेज का होप्स ऑफ एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ गया होगा। फिर क्वेश्चन आया था डायरेक्ट कोटेशन को मैच करना था। देखो डायरेक्ट कोटेशन में एक यूनिट फॉरेन करेंसी का प्राइस होम करेंसी यूनिट्स में बताया जाता है। जैसे 1 US डॉलर 83 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। ये इंडिया में कॉमन मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट कोटेशन एक्सचेंज रेट को डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करता है जो एक यूनिट फॉरेन करेंसी के लिए चाहिए, जैसे 1 US डॉलर 83 इंडियन रुपी के लिए। ये इंडिया जैसे कंट्रीज में स्टैंडर्ड है। ये कई कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में एक्सचेंज रेट कोड करने का स्टैंडर्ड तरीका है। सो ये क्लियर एंड इवन सिंपल है। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क। इसमें सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन रिस्क। देखो ट्रांजैक्शन रिस्क करेंसी के फ्लक्चुएशन से स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में लॉस का रिस्क है। लॉस का रिस्क है, ये इंटरनेशनल डील्स के पेमेंट्स पे असर डालता है। लाइक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, एक इंडियन एक्सपोर्टर को 3 महीने में 1 मिलियन US डॉलर्स मिलने वाले हैं, लेकिन इंडियन रुपी 83 से 80 तक एप्रिशिएट होता है, जिससे 3 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होता है। ये ट्रांजैक्शन रिस्क का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। फिर आता है ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क फॉरेन एसेट्स या लायबिलिटी के वैल्यू में एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से चेंजेस का रिस्क है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे असर डालता है। अगर एग्जांपल दूं, एक फर्म के US सब्सिडरी के एसेट्स इंडियन रुपी के एप्रिसिएशन से 500 करोड़ से 480 करोड़ तक गिरते हैं। ये ट्रांसलेशन रिस्क का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क एक्सचेंज रेट चेंजेस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है कंपनी के कॉम्पिटिटिवनेस पे। ये मार्केट पोजीशन और प्रॉफिट्स पे असर डालता है।
लाइक एग्जांपल अगर दूँ, इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाता है लेकिन इंपोर्ट कॉस्ट को बढ़ाता है। ये इकोनॉमिक रिस्क का ड्यूअल इफेक्ट दिखाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ट्रांसलेशन रिस्क का ही क्वेश्चन, उसको समझो। देखो, ट्रांसलेशन एक्सपोजर एक्सचेंज रेट के बिगनिंग और एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड के डिफरेंस से होने वाला गेन या लॉस है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रांसलेशन में इम्पैक्ट डालता है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर मल्टीनेशनल कंपनीज के फॉरेन सब्सिडरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेरेंट कंपनी के रिपोर्टिंग करेंसी में ट्रांसलेट करने के रिस्क को कहते हैं। ये करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट करता है। काउंटिंग पीरियड के शुरू और एंड के बीच एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से ट्रांसलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गेन्स या लॉसेस होते हैं। ये बैलेंस शीट के वैल्यूज़ को चेंज कहीं ना कहीं कर सकता है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर तब होता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स जो फॉरेन करेंसीज में होते हैं एमएनसी के होम करेंसी में रीस्टेटेड किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर वो पोटेंशियल है जिसमें एक्सचेंज रेट चेंजेस की वजह से फर्म के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होते हैं। ये मल्टीनेशनल फर्म्स के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। ट्रांसलेशन एक्सपोजर तब होता है जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एक करेंसी में होते हैं कंसोलिडेशन के लिए दूसरी करेंसी में ट्रांसलेट किए जाते हैं। ठीक है जी, ये ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में चैलेंज क्रिएट कर सकता है। दो करेंसीज के बीच एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस रिपोर्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गेन्स या लॉसेस क्रिएट करते हैं। यह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट इसका ऑब्जर्व होता है। अब इकोनॉमिक एक्सपोजर की बात करें तो इकोनॉमिक एक्सपोजर फर्म के सारे फ्यूचर कैश फ्लोज में अनएंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट चेंजेस से होने वाले पोटेंशियल चेंजेस को कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजीज पे कहीं ना कहीं असर डालता है। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एक बार फिर बताऊं तो तब होता है जब फर्म के कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस अनएंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट चेंजेस की वजह से एक्सपोज्ड होते हैं। ये स्पेसिफिक डील्स के फाइनेंशियल आउटकम्स को अफेक्ट करता है। ऑपरेटिंग एक्सपोजर की बात करें, ये तब होता है जब फर्म के रियल एसेट्स जैसे फैक्ट्रीज, इन्वेंट्रीज अनएंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट चेंजेस से एक्सपोज्ड होते हैं। ये ऑपरेशंस और कॉम्पिटिटिवनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन पे एक्सचेंज रेट चेंजेस से होने वाला कहीं ना कहीं रिस्क है जो फॉरेन करेंसीज में होते हैं। ये पेमेंट्स और रिसीवेबल्स के वैल्यू को अफेक्ट करता है। इवन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एक्सचेंज रेट चेंजेस की वजह से अकाउंटिंग इनकम और बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। इवन इकोनॉमिक एक्सपोजर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का फर्म की वैल्यूएशन, फ्यूचर कैश फ्लोज और कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे इम्पैक्ट को कहा जाता है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सो ये बहुत अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। इसको करते हैं, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। चलो यहाँ पे तो ये मेंशन नहीं है, सो यहीं पे करवा देता हूँ। एक्सचेंज डेप्रिसिएशन रेट का क्वेश्चन है। एक्सचेंज डेप्रिसिएशन रेट, इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, एक करेंसी का दूसरी करेंसी के रिलेशन में डेप्रिसिएशन रेट कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। ये मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल, दो कंट्रीज के बीच इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंस से एक्सचेंज रेट पे असर पड़ता है। ज़्यादा इन्फ्लेशन वाली कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है। एक कंट्री में दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्फ्लेशन से उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी का अफेक्ट है। फिर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आता है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, दो कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट के डिफरेंसेस से एक्सचेंज रेट पे असर पड़ता है। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री करेंसी को अट्रैक्ट करती है। एक कंट्री में दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं जिससे करेंसी एप्रिशिएट होती है। ये कैपिटल फ्लोज का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्ट्रेटजीज। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो सबसे पहले फॉरवर्ड्स को ही समझते हैं जो फ्यूचर्स का ही है। देखो, पहले ये तो फ्यूचर्स है ना, पहले एक बार सिंपल समझो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए एक्सचेंज रेट लॉक करते हैं।
ये एक्सचेंज रेट रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर एग्जांपल दूँ, एक इंपोर्टर 3 महीने बाद $1 मिलियन पेमेंट के लिए 85 पर यूएस डॉलर लॉक करता है। अगर रेट 87 पर यूएस डॉलर तक जाता है तो रिस्क अवॉइड होता है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। फिर आते हैं आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं करेंसी एक्सपोजर हेज करने के लिए। ये रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक फर्म $2 मिलियन रिसीवेबल को हेज करने के लिए यूएस डॉलर पर इंडियन रुपी फ्यूचर खरीदती है। ये फ्यूचर मार्केट का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। फिर आती हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस करेंसी को स्पेसिफाइड रेट पे बाय या सेल करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। ये चॉइस देती हैं बिना ऑब्लिगेशन के। अगर एग्जांपल दूं, एक एक्सपोर्टर 84 पर यूएस डॉलर पे कॉल ऑप्शन खरीदता है। अगर इंडियन रुपी 84 से नीचे डेप्रिशिएट होता है तो प्रॉफिट होता है। ये ऑप्शंस का प्रैक्टिकल बेनिफिट है। इसमें एक क्वेश्चन आता है पुट ऑप्शन में से। देखो, पुट ऑप्शन होल्डर को फिक्स्ड अमाउंट का स्टॉक स्टेटेड प्राइस पे प्री डिटरमाइंड डेट तक सेल करने का राइट देती है। ये डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है करेंसी स्वैप्स का। देखो, करेंसी स्वैप्स में अलग करेंसीज में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एक्सचेंज होता है। ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर मैनेज करने के लिए होता है। अगर एग्जांपल दूं, एक फर्म 100 करोड़ को $12 मिलियन के स्वैप करती है और 1 साल बाद रिवर्स करती है डेट मैनेज करने के लिए। ये करेंसी स्वैप के लिए एग्जांपल है। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था करेंसी स्वैप में, मैं वो करवाने जा रहा हूँ। देखो, करेंसी स्वैप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अगेंस्ट हेजिंग का एक की मेथड है। ये करेंसी फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन देता है। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो दो अलग करेंसीज के बीच एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के एक्सपोजर मैनेज करता है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। करेंसी स्वैप में दो पार्टीज एक स्पेसिफाइड अमाउंट एक करेंसी का दूसरी करेंसी की इक्विवेलेंट अमाउंट से एक्सचेंज करने को एग्री करती है। ये एग्री टर्म्स के अंदर होता है। एक्सचेंज स्वैप एग्रीमेंट से के शुरू में होता है और फ्यूचर प्रीडिटरमाइंड डेट पे पार्टीज इनिशियल एक्सचेंज को रिवर्स करते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूजफुल है। करेंसी स्वैप्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स द्वारा एडवर्स करेंसी मूवमेंट से लॉसेस के अगेंस्ट हेज करने के लिए यूज़ होते हैं। ये लार्ज स्केल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन टूल है। करेंसी स्वैप करके वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का एक्सपोजर कम करते हैं और पोटेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट होते हैं। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी को चीज़ बढ़ाती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल हेजिंग का एक टॉपिक, जो इंस्ट्रूमेंट है। देखो, नेचुरल हेजिंग में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को सेम करेंसी में मैच किया जाता है। ये एक्सचेंज रेट रिस्क को नेचुरली कम करता है। एग्जांपल अगर दूं, एक इंडियन फर्म यूएस सेल्स को यूएस डॉलर में प्राइस करती है और यूएस सप्लायर्स को यूएस डॉलर में पे करती है। ये नेचुरल हेजिंग का सिंपल एग्जांपल है। अब इसमें से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेचुरल हेजिंग का, वो करवाता हूँ। देखो, जब फॉरेन करेंसी एसेट्स और लायबिलिटीज अमाउंट और मैच्योरिटी टाइमिंग के टर्म्स में मैच करते हैं तो इसे नेचुरल हेज कहते हैं। ये एक्सचेंज रेट रिस्क को बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के कम करता है। नेचुरल हेज में कंपनी या इंडिविजुअल के फॉरेन करेंसी एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफसेट होते हैं जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क मिटिगेट करते हैं। ये ऑटोमेटिक रिस्क रिडक्शन का तरीका है। एक्सपोजर और मैच्योरिटी टाइमिंग मैच करने से एक्सचेंज रेट चेंजेस से गेन्स या लॉसेस ऑफसेट होते हैं जो ओवरऑल रिस्क कम करते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट का एक कॉस्ट इफेक्टिव वे है। नेचुरल हेज बिना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शंस के अचीव होते हैं। ये सिंपल और ऑर्गेनिक रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना एक अब नेक्स्ट आया था मनी मार्केट हेजिंग, इसको करते हैं। देखो, मनी मार्केट हेजिंग में अलग करेंसीज में बोरोअर इन्वेस्ट करके एक्सपोजर ऑफसेट किया जाता है। ये एक्सचेंज रेट को लॉक करने का प्रैक्टिकल तरीका है। अगर एग्जांपल दूं, एक इंपोर्टर इंडियन रुपी बोरो करता है यूएस डॉलर्स अभी खरीदने के लिए, जिससे एक्सचेंज रेट लॉक हो जाता है। ये मनी मार्केट हेजिंग का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले हेजर आता है। देखो, हेजर्स कमर्शियल प्रोसीजर्स में इंगेज होते हैं ताकि पोटेंशियल रिस्क के अगेंस्ट अपनी पोजीशंस हेज करें। ये बिजनेस के फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की प्रेजेंस मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ाती है। ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से होता है।
फिर एक आर्बिट्रेटर के रिलेटेड था, बेसिकली ये मैचिंग का क्वेश्चन था। पहले हैजर्स, फिर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की डिस्क्रिप्शंस। अब आर्बिट्रेटर्स की बात करें, आर्बिट्रेटर्स मार्केट में प्राइस डिस्क्रिपेंसीज का फ़ायदा उठाकर रिस्कलेस प्रॉफिट्स बनाते हैं। ये मार्केट इनएफिशिएंसी से क्विक प्रॉफिट्स को कमाते हैं। अब कमोडिटी फ्यूचर इन ओरिजिन की बात करें, कमोडिटी फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट ओसाका जापान से शुरू हुआ। ये डेरिवेटिव मार्केट का हिस्टोरिकल ओरिजिन है। अब आता है हेज फंड्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, हेज फंड्स म्यूचुअल फंड्स नहीं होते, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स को कोई फीस और एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स का ऑपरेशनल कॉस्ट है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इकॉनमीज ऑफ स्केल देते हैं। ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टिंग है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चाहते हैं कुछ एडवांस टेक्निक्स करते हैं, जिसमें आती है लैगिंग। देखो, लैगिंग में फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स यानी जो एप्रिशिएट होने वाली है और पेबल्स जो डेप्रिशिएट होने वाले हैं को डिले करना होता है। ये करेंसी फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा उठाने का तरीका है। लैगिंग फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट में एक स्ट्रेटजी है जो करेंसी फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा उठाती है। ये टाइमिंग के थ्रू फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। इसमें फॉरेन करेंसीज के पेमेंट्स या पेबल्स को पोस्टपोन किया जाता है जो एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होने वाले हैं। ये स्ट्रेटेजिक टाइमिंग का यूज़ करती है। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स जो एप्रिशिएट होने वाले हैं उनको डिले करके कंपनी फ्यूचर में बेटर एक्सचेंज रेट्स के साथ डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करती है। ये प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है। फॉरेन करेंसी पेएबल्स जो डेप्रिशिएट होने वाले हैं उनको डिले करके कंपनी कम अमाउंट डोमेस्टिक करेंसी में पे करती है। ये कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। लैगिंग का पर्पस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के रिस्क को मिटिगेट करना और करेंसी कन्वर्जन के टाइमिंग से फाइनेंशियल एडवांटेज गेन करना है। ये स्मार्ट करेंसी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। देखो, डेरिवेटिव्स अंडरलाइंग एसेट्स के मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाते हैं क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल कर सकते हैं। ये एसेट्स के ट्रेडिंग को ईजी और एक्टिव बनाते हैं। डेरिवेटिव रिस्क के अगेंस्ट इंश्योरेंस का काम करते हैं, जैसे प्राइस फ्लक्चुएशंस, इंटरेस्ट रेट चेंजेस या अंडरलाइंग एसेट के वैल्यू को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए पावरफुल टूल है। डेरिवेटिव्स प्राइस वोलेटिलिटी को कम करते हैं क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स को रिस्क मैनेज और ट्रांसफ़र करने का मैकेनिज्म देते हैं जो मार्केट स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। ये मार्केट के लिए स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है जी, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टरिंग। देखो, फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल यानी अनपेड इनवॉइसेस को एक फैक्टर कंपनी को बेचती है। ठीक है, ये लिक्विडिटी के लिए क्विक सल्यूशन है। फैक्टर रिसीवेबल्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कंपनी को इमीडिएट कैश देता है, यूजली डिस्काउंट पे। ये कंपनी के कैश फ्लो को बूस्ट करता है। इससे कंपनी अपने नॉन प्रोडक्टिव एसेट लाइक रिसीवेबल्स को प्रोडक्टिव एसेट लाइक कैश में कन्वर्ट करती है जो बिजनेस ऑपरेशंस या दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ये फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अब इसमें आती है एजेंसी फैक्टरिंग। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, अगर इनवॉइस डिस्काउंटिंग कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो क्लाइंट के कस्टमर्स को फैक्टर को डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। ये फैक्टरिंग का ट्रांसपेरेंट फॉर्म है। जब ये फैसिलिटी नॉन रिकोर्स के साथ ऑफर होती है तो इसे एजेंसी फैक्टरिंग कहते हैं। इसमें फैक्टर क्रेडिट रिस्क भी लेता है। हैजिंग, अब एक और क्वेश्चन है। देखो, हैजिंग टेक्निक्स में कॉस्ट, लिमिटेशंस और इफेक्टिवनेस के कंसिडरेशंस होते हैं। ये केयरफुली प्लान करना बहुत ज़रूरी है। कंपनीज को अपने स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, रिस्क टॉलरेंस और ऑब्जेक्टिव्स इवेल्युएट करने चाहिए हेजिंग स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने से पहले। ये इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है। फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स या फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट से कंसल्ट करना वैल्यूएबल गाइडेंस देता है। ये बेटर डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फॉरेक्स स्वैप्स। देखो, फॉरेक्स स्वैप में एक करेंसी का स्पॉट सेल और उसी करेंसी का फॉरवर्ड रीपरचेज एक साथ होता है। ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें एक करेंसी का स्पेसिफिक अमाउंट दूसरी करेंसी के लिए बाय और सेल होता है और फ्यूचर डेट पे ओरिजिनल करेंसी प्री डिटरमाइंड रेट पे रीपरचेज होती है। ये ड्यूअल ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। फॉरेक्स स्वैप्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स मैनेज और करेंसी रिस्क के अगेंस्ट हेज करने के लिए यूज़ होते हैं।
ये फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव हेजिंग टूल है। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस हेजिंग का, उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। देखो, फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट पे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट और फॉरेन इंटरेस्ट रेट के रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ये फ्यूचर एक्सचेंज रेट को कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट करता है। अगर एग्जांपल दूं, मान लो स्पॉट रेट 83 पर यूएस डॉलर, जो आपका आरडी है यानी रेट पे जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है वो 8% है और फॉरेन इंटरेस्ट रेट 4% के साथ 3 मंथ फॉरवर्ड रेट 83.33 यूएस डॉलर आता है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस है। अब आता है एक ऑप्शन प्राइसिंग। देखो, करेंसी ऑप्शंस के लिए ब्लैक-स्कोल्स मॉडल यूज़ होता है प्राइसिंग के लिए, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये ऑप्शन के वैल्यू को मैथमेटिकली कैलकुलेट करता है। अगर एग्जांपल दूं, 84 पर यूएस डॉलर स्ट्राइक प्राइस, 10% वोलेटिलिटी और 3 मंथ मैच्योरिटी वाला कॉल ऑप्शन 2 पर शेयर का है। ये ऑप्शन प्राइसिंग का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। फिर लास्ट आते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हैजिंग कॉस्ट जैसे ऑप्शन प्रीमियम को अनहेज्ड एक्सपोजर से पोटेंशियल लॉस के साथ कंपेयर किया जाता है। ये हैजिंग के फैसले का इकोनॉमिक एनालिसिस है। सो अगर एग्जांपल दूं, ऑप्शन प्रीमियम 2 करोड़ है जबकि पोटेंशियल लॉस 5 करोड़ है, इसीलिए हैजिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। ये हैजिंग के फाइनेंशियल बेनिफिट को शो करता है। सो होप सो आपको जितना करवाया उतना अच्छे से समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे आज का सेशन करते हैं वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।